हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए, साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। साइंस ऑफ बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन साइकोलॉजी का जो ये डेफिनेशन है वो एक ही बार में नहीं आ गया। साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में जाना कि उसका अपना एक क्या रहा है, टाइम पीरियड रहा है, उसका अपना एक इतिहास रहा है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और इसके डेफिनेशन में करेक्शन होता गया और लास्ट में फिर एक डेफिनेशन आया जिसे आज तक माना जा रहा है। वो क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक, तो इसको सबसे स्टार्टिंग में जब शुरुआत था साइकोलॉजी का, तो सबसे स्टार्टिंग समय में इसे क्या कहा जाता था? उस टाइम पे जो साइकोलॉजी है उसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता था, मतलब आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। फिर थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, उसके बाद साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड कहा जाने लगा। ठीक, फिर थोड़ा और टाइम आगे बढ़ा तो उसे फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा और समय आगे बढ़ा तो लास्ट में जो है साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर का कहा गया और इस डेफिनेशन को अपना लिया गया और आज तक यही डेफिनेशन चल रहा है। तो इस चैप्टर में हम बात उस समय की करेंगे जब साइकोलॉजी को जो है साइंस ऑफ माइंड मतलब मन का विज्ञान कहा जाता था। ठीक, तो बात उस समय की है जब साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड कहा जाता था। उस समय जो है जब साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा जाता था तो मन को बॉडी से अलग माना जाता था। उस समय का लोगों का ये मानना था कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है उससे मन जो है वो सेपरेट है, मतलब फिजिकल बॉडी अलग चीज है और मन जो है वो अलग चीज है। दोनों को एक नहीं माना जाता था, दोनों को अलग अलग माना जाता था। ठीक, और वो लोग ये भी मानते थे कि जितनी भी हमारी मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, चाहे वो है थिंकिंग है, परसेप्शन है, जजमेंट है, मेमोरी है, इंटेलिजेंसी है, ये जो भी हमारी मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, वो सारी की सारी किसके द्वारा होती है? मन के द्वारा होती है। ये सारी मेंटल प्रोसेस पॉसिबल है क्योंकि मन प्रेजेंट है। अगर मन नहीं होगा तो मन के बिना हम ये मेंटल प्रोसेस का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ना ये मेंटल प्रोसेस जो हो रहा है, याद करना, सोचना, समझना, ये सारा मन के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। मन के बिना हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ये भी माना जाता था कि जो हमारा मन है वो हमारे ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब है कार्यात्मक इकाई है। मतलब क्या है कि ब्रेन एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, वो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका जो फंक्शन है उसको क्या कहा गया? माइंड कहा गया। इसीलिए माइंड को उस टाइम पे ब्रेन का फंक्शनल यूनिट भी माना जाता था। इसके अलावा मन को डायनेमिक इन नेचर माना जाता था। ये माना जाता था कि मन जो है वो क्या है? परिवर्तनशील है, वो चेंजेबल है, वो टाइम के साथ क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। ठीक, तो ये सारा हिस्ट्री है जो हमने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में भी मन के बारे में जाना था। तो ये उस समय की बातें हमने बताई जब साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी को माना जाता था। अब आए सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर थे। ठीक, उन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने माइंड के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया है और उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या की है। और इनके अलावा माइंड से रिलेटेड तो उन्होंने बातें की ही है, उसके बारे में तो थ्योरी उन्होंने दी है। इसके अलावा भी और साइकोलॉजी के बहुत सारे जगहों पे उन्होंने अपने थ्योरी को दिया है। हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम माइंड की बात कर रहे हैं तो उसका जो माइंड से रिलेटेड थ्योरी है इसके बारे में हम जानेंगे। सिगमंड फ्रॉइड का जो एक थ्योरी है उसको हम बोलते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिसिस थ्योरी का मतलब मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसे सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इस थ्योरी के द्वारा, इसके द्वारा साइको एनालिसिस के द्वारा जो है हम अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन की स्टडी कर सकते हैं। ठीक, ये पॉसिबल है। इस थ्योरी के अनुसार, साइको एनालिसिस की थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, इस थ्योरी के अनुसार व्यक्ति का जो बिहेवियर है, व्यक्ति का जो इमोशन है, उसका जो थॉट है, वो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो रिप्रेस, जो दमित डिजायर है, मोटिव है, फीलिंग है, इमोशन है, उससे वो प्रभावित होता है। साइको एनालिसिस का मतलब हो गया कि ये जो थ्योरी है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड के स्टडी पर जोर देती है। इस थ्योरी के माध्यम से हम अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करते हैं, अचेतन मन की स्टडी करते हैं। और ये थ्योरी ये कहती है कि हम जो इमोशन, डिजायर या हमारा जो थॉट है वो कहीं ना कहीं हमारा जो अचेतन मन है उसमें जो चीजें सप्रेस है, जो चीजें रिप्रेस दमित पड़ी हुई है, चाहे वो कोई डिजायर हो, फीलिंग हो, इमोशन हो, उससे हमारा बिहेवियर क्या होता है? इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ये थ्योरी का ये मानना था।
इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड ने जो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से रिलेटेड भी उन्होंने एक थ्योरी दिया। इस थ्योरी में उन्होंने व्यक्ति के इंटरनल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि एक व्यक्ति का आंतरिक मनोवैज्ञानिक विकास किस तरीके से होता है। उन्होंने ये पर्सनालिटी थ्योरी में बताया। पर्सनालिटी थ्योरी में उन्होंने मन के बारे में, मन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरीके से काम करता है, मेंटल प्रोसेस क्या होता है, इन सभी के बारे में बताया और इन सभी के बैलेंसिंग और पर्सनालिटी के बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में भी सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताया। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया, जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मन का जो है 3 भाग होता है। उन्होंने माइंड को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 लेवल में डिवाइड किया। ठीक है, पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है प्री कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ठीक, इसे एक एक करके हम समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? यह माइंड का वह पार्ट है जो अवेयर होता है, जो जागृत अवस्था में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जागृत का मतलब क्या? मन का जो ये पार्ट है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, वो क्या होता है? अवेयर होता है, जागा हुआ होता है। जागने का मतलब ये होता है कि उसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी चीजें घटित हो रही है, जो भी इवेंट हो रहा है, उसके बारे में उस माइंड को क्या होता है? पता होता है। वो अपने आसपास जो भी इवेंट हो रहा है उसके प्रति वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसे इस बारे में पता है और वो उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अभी इस समय जो है अपने कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहा है। कॉन्शियस माइंड को जागृत अवस्था कहा गया। जागते हैं जब हम, मान लीजिए कोई इंसान सोया हुआ है, अगर वो डीप स्लीप में है, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, तो उस इंसान के साथ क्या होता है कि उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसमें जो भी घटनाएं घटित हो रही है इसके बारे में उस इंसान को पता नहीं होता है। तो उसको हम उस वक्त ये नहीं कह सकते कि वो इंसान अभी कॉन्शियस है। ठीक है, तो डीप स्लीप क्या होता है? ये एक रिवर्सिबल अनकॉन्शियसनेस स्टेट होता है, स्लीप। ठीक, लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति है जिसको अपने आसपास जो भी चीजें घटित हो रही है वो सारी चीज को देख पा रहा है, समझ पा रहा है और उस पर रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहा है। मान लीजिए अगर क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, अगर कोई टीचर आके पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा चीजों को सुन रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दोबारा भी पूछ के समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा जो है जिस भी इन्वायरमेंट में है उसमें क्या घटित हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में उस बच्चे वो पता है। वो बच्चा क्या है? उसको लेके अवेयर है, जागा हुआ है और उसके प्रति वो क्या कर रहा है? उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा जो क्लास में प्रेजेंट है वो अभी क्या कर रहा है? अपने कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहा है। वो अभी कॉन्शियस स्टेट में है, मतलब वो जागृत अवस्था में। कॉन्शियस माइंड ही ऐसा माइंड है जिसका यूज करके हम अपने इन्वायरमेंट में जो कुछ भी इवेंट हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल, कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है और वो आपस में क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है, किसी टॉपिक पे बातचीत कर रहा है। अगर उस व्यक्ति को ये पता है कि वो किससे बात कर रहा है, वो किस टॉपिक पे बात कर रहा है, वो कितने देर से बात कर रहा है और पूछे गए सवालों का वो किस तरीके से उत्तर दे रहा है, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए, अगर वो व्यक्ति को ये सारी चीजें पता है, इन सारी चीजों का भी आभास है, उसको ये सारी चीजें समझ आ रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन दोनों व्यक्ति के बीच में जो बातें हो रही है, जो टॉकिंग हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? कॉन्शियस माइंड के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड समझ गए? ठीक, अब कॉन्शियस माइंड की कुछ खास बात होती है। इसकी पहली खासियत ये है कि कॉन्शियस माइंड जो होता है अवेयर होता है, वो जागृत अवस्था में होता है, वो जागा हुआ होता है। उसे अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको पल पल का ध्यान रहता है और उसके अगेंस्ट वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। दूसरा खासियत ये है कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो किसी भी चीज को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नजरिए से देखता है। कोई भी चीज देखो वो जैसी है वो उसमें पॉजिटिविटी और निगेटिविटी ऐड कौन करता है? कॉन्शियस माइंड ऐड करता है। ठीक, दूसरा ये कि ये बहुत चेंजेबल होता है, बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, ये निरंतर जो है बदलता रहता है, बहुत फास्ट चेंज होता है। ठीक, मान लीजिए अब क्या है कि जैसे ये क्लास में बैठे हुए हैं, अभी ध्यान था कि सामने कौन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक चल रहा है, तो अभी यहाँ हमारा कॉन्शियसनेस था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि हमको कुछ और ध्यान आ गया कि अरे वो काम छूट गया है। तो अब क्या है कि ये कॉन्शियसनेस फिर कहाँ चला गया? वहां चला गया। तो ये कॉन्शियस माइंड क्या होता है? चेंजेबल होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है।
और जितनी भी हमारे मेंटल प्रोसेस है ना, चाहे वो थिंकिंग है, मेमोरी है, परसेप्शन है, जजमेंट है, रीजनिंग है, ये जो मानसिक प्रक्रिया है वो सारी की सारी किसके द्वारा परफॉर्म होती है? तो हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होती है। ये सारी क्या थी? कॉन्शियस माइंड की विशेषता थी। तो कॉन्शियस माइंड समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा सब कॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धचेतन मन कहते हैं। तो ये सब कॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है? देखिए, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये माइंड जो होता है सब कॉन्शियस, ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। इसके बीच में एक पतली झिल्ली की तरह काम करता है। ये दोनों को क्या करता है? अलग करने का काम करता है। ये जो होता है ये आकार में कॉन्शियस माइंड से बड़ा होता है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो सब कॉन्शियस माइंड है उसकी तुलना एक बहुत बड़े कमरे से की है। बोला है कि ये जो सब कॉन्शियस माइंड है एक बहुत बड़ा सा कमरा है जिसमें वो सारी यादें, थॉट इकट्ठा होते हैं जिसे हम भूल चुके होते हैं। वो सारे कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं? हमारे सब कॉन्शियस माइंड में। लेकिन इसकी एक खास बात ये है सब कॉन्शियस माइंड की कि इसमें जो चीजें इकट्ठा है, जो चीजें इसमें कलेक्ट है, उसको अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? उसको कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। अगर हम उसको याद करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। और ये सारी भूली हुई यादें कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे प्री कॉन्शियस माइंड में। ठीक, और इसको हम अपनी इच्छा से कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। उसके बाद ये जो सब कॉन्शियस माइंड है इसको क्या कहा गया? डोर कीपर कहा गया। डोर कीपर का मतलब होता है पहरे। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई राजा है तो सामने जो होता है कोई सैनिक रहता है बाहर में खड़ा। अब क्या है कि राजा जिसको अंदर बोलेगा आने दो उसको वो आने देगा, जिसको बोलेगा नहीं आने दो उसको वो नहीं आने देगा। तो उसी तरीके से जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो डोर कीपर की तरह, एक पहरेदार की तरह काम करता है। जो हम मांगेंगे, जिसका हम डिमांड करेंगे, वो उन्हीं चीजों को कॉन्शियस माइंड में आने देगा। जिन चीजों का हम डिमांड नहीं करेंगे वो वहीं पे प्रेजेंट रहेगी, रिप्रेस हो जाएगी। इसके अलावा क्या है कि ये जो सब कॉन्शियस माइंड है इसमें क्या चीज स्टोर होगा, कौन सी बातें इसमें स्टोर होगी, ये हमारे अटेंशन पे डिपेंड करता है, हमारे ध्यान पे डिपेंड करता है। अगर किसी चीज को हम बहुत ज्यादा ध्यान देकर सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारे कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, चेतन मन में। लेकिन अगर किसी चीज पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं या बहुत ही थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो वो हमारे किस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा? सब कॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा। और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम थोड़ा माइंड पे जोर डालेंगे तो फिर वो क्या होगा? कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, फिर हम उस चीज को बता सकते हैं। जैसे एग्जाम में अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो लिखते लिखते मान लीजिए वो क्लास में जो चैप्टर पढ़ाई हुआ वो एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन बच्चा जो है क्लास में उसको बहुत अच्छे से ध्यान से नहीं सुना, बहुत थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा या ध्यान नहीं दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब वो बच्चा लिख रहा है तो लिखते लिखते वो भूल गया, उसको लगा कि अब हमको याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो थोड़ा अपने माइंड में प्रेशर डालता है, थोड़ा याद करने की कोशिश करता है, तो फिर क्या हो जाता है? उसको याद आ जाता है, फिर वो क्या करता है? उस चीज को लिख देता है। तो यहाँ जो बच्चा एग्जाम में जो माइंड का यूज कर रहा है वो कौन सा माइंड है? सब कॉन्शियस माइंड है। वो सब कॉन्शियस माइंड से जो मेमोरी है, जो स्टोर है उसमें, उसको वो कॉन्शियस माइंड में लाता है, उसके बाद वो पेपर को लिखता चला जाता है। समझ गए आप सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? इसकी खास बात यह है कि ये कॉन्शियस माइंड की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसे क्या कहा गया? एक बहुत बड़ा रूम से इसकी तुलना की गई है, एक बड़े कमरे से ये बड़ा होता है। दूसरा ये, इसमें जो यादें जिसे हम भूल जाते हैं वो इसमें जाके स्टोर हो जाती है कि जब हम इसको याद करना चाहे तो फिर ये हमारे कॉन्शियस माइंड में चली आती है। तीसरा ये कि ये जो माइंड है सब कॉन्शियस माइंड, ये डोर कीपर की तरह काम करता है। वो सेलेक्टिव चीजों को ही क्या करता है? आने जाने देता है। जिस चीज का हम डिमांड करेंगे कॉन्शियसली वो चीज सब कॉन्शियस माइंड से उठ के कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और जिन चीजों का हम डिमांड नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगी? वहीं पे क्या हो जाएगी? वो सप्रेस हो जाएगी। और इसमें कौन सी चीजें स्टोर होगी इस माइंड में, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा अटेंशन कितना था। अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान से किसी चीज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं तो वो फिर जाके कहाँ स्टोर हो जाती है? हमारे सब कॉन्शियस माइंड में। तो हमने दो पढ़ लिया, एक कॉन्शियस माइंड जो कि अवेयर माइंड है, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड जिसमें हम भूली हुई चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब हमको जरूरत पड़े हम इसको याद कर सकते हैं। अब तीसरा आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अचेतन मन क्या होता है? ये बहुत बड़ा भाग होता है हमारे मन का। सबसे बड़ा भाग जो होता है ये थोड़ा था,
इससे ये थोड़ा बड़ा हुआ, और ये जो है आखिरी में ये सबसे बड़ा भाग होता है किसका, हमारे मन का। ठीक, इसमें हमारे जीवन भर की, हमारे पूरे लाइफ टाइम की, पूरे लाइफ जर्नी की, जीवन भर की जितनी भी यादें हैं, जितनी भी रिप्रेस मेमोरी है, वो सारी की सारी जो है इसमें जाके स्टोर हो जाती है। इसमें वही चीजें स्टोर होती है, वही यादें, वही डिजायर, वही मेमोरी, वही थॉट या वही इवेंट जाके स्टोर होता है जिसे व्यक्ति याद नहीं करना चाहता है, जिसे वो भूल जाना चाहता है। वो सारी की सारी चीजें जो होती है वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती है। फ्रायड ने इन्हें एक बड़ा गोडाउन कहा है। एक जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी तुलना एक बहुत बड़े गोडाउन से की है। ये गोडाउन के जैसे है जिसमें हमारे लाइफ टाइम का जो भी इवेंट हुआ है, जिसको हम याद नहीं करना चाहते हैं, वो सारा का सारा हम किसमें चला जाता है, वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड से किसी भी बात को बाहर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको हम बहुत जल्दी कॉन्शियस माइंड में नहीं ला सकते हैं। इसके लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में बातों को लाने के लिए, उसका नाम है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस मेथड, सम्मोहन विधि। हम हिप्नोसिस मेथड के द्वारा जो अनकॉन्शियस माइंड में इंसान का दबा हुआ डिजायर, मोटिव, थॉट है, उसको हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड में लाके समझने की कोशिश करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड को जो है अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन या इसका हिंदी है अचेतन प्रेरणा भी कहा जाता है। अचेतन प्रेरणा कहने का मतलब क्या, अगर हम अनकॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि कभी कभी कोई इच्छाएं, कोई डिजायर हमें ऐसी आती है जिसके बारे में हमें खुद पता नहीं होता कि वो आ कहां से रही है, आखिर उसका सोर्स क्या है, हमें पता नहीं होता। तो उस तरीके की जो डिजायर है, उस तरीके की जो मोटिव है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचेतन प्रेरणा बोलते हैं। ये आ कहां से रही होती है, ये छिपी हुई चीज से आ रही होती है। छिपा हुआ क्या है, जो हिडन है वो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है। वो तो सामने नहीं आता, वो सामने आके कुछ भी नहीं बताता, लेकिन उसके छिपे की वजह से कुछ मोटिव, कुछ डिजायर उत्पन्न होती है, कुछ इच्छाएं आती है जिसके बारे में इंसान को खुद पता नहीं होता कि वो आ कहां से रही है, लेकिन वो किससे आ रही होती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो आइसक्रीम को देखता है, उसके या किसी भी इंसान के मन में ये इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की। ठीक, अब उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये जो इच्छा है वो अभी आ रहा है, उसका ये जो डिजायर आ रहा है उसके अंदर आइसक्रीम खाने का, वो आ क्यों रहा है, उसके पीछे क्या सोच है, उसको नहीं पता। लेकिन अचानक से वो क्या हो रही है, वो इच्छा आ रही है, और ये आ किसके वजह से रहा है, तो हमारे अनकॉन्शियसनेस माइंड की वजह से। हो सकता है कोई मेमोरी होगी आइसक्रीम या उसके फ्लेवर या उसके दुकान के डेकोरेशन, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई मेमोरी होगी जो हमारे अनकॉन्शियसनेस माइंड में क्या होगी, रिप्रेस होगी, दमित होगी, छिपी होगी। लेकिन वो मेमोरी डायरेक्ट तो बाहर नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि हमने जाना अनकॉन्शियस माइंड से किसी भी चीज को डायरेक्टली कॉन्शियस माइंड में लाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें मेथड का यूज करना पड़ता है। तो वो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें छिपी हुई है वो डायरेक्ट बाहर नहीं आती है, लेकिन वो क्या करता है, एक इच्छा, एक डिजायर जो होता है वो हमें शो होता है। फिर इंसान परेशान हो जाता है कि आखिर ये डिजायर ये आ कहां से रहा है, अभी तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये डिजायर आ कहां से रहा है, तो वो कहां से आ रहा होता है, तो एक हिडन जगह से, और वो हिडन पार्ट क्या है, हमारा अनकॉन्शियसनेस माइंड है। तो ये समझ गए कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है और अनकॉन्शियस माइंड क्या है। अब अनकॉन्शियस माइंड की इसकी खास बात ये है कि एक बहुत बड़ा गोडाउन होता है, मतलब इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इंसान के लाइफ टाइम का जो भी चीजें होती है जिसे वो याद नहीं करना चाहता, जिसे वो सप्रेस कर देना चाहता है, वो सारा का सारा जो थॉट है, मेमोरी है, इमोशन है, वो सारा का सारा जाके इसमें स्टोर हो जाता है। ठीक, इसमें जो चीजें स्टोर है इसको हम सडन डायरेक्ट अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं ला सकते हैं। इसके लिए हम मेथड का यूज करते हैं, जिस मेथड का क्या नाम है, हिप्नोसिस या सम्मोहन विधि। इसके अलावा कि जो अनकॉन्शियसनेस माइंड है उसको हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन कहते हैं, अचेतन प्रेरणा भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है आइसबर्ग थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने जो है इसी चैप्टर में माइंड को समझाने के लिए, उसके फंक्शन को समझाने के लिए, वो किस तरीके से उसको एक तरीके से आपको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुछ थ्योरी दी। उस थ्योरी का क्या नाम है, आइसबर्ग थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने आइसबर्ग का सिद्धांत दिया, और ये आइसबर्ग का सिद्धांत क्या है और ये क्या कहता है, इसे हम समझते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक बर्तन लिया, ठीक है, उसमें उन्होंने पानी भर दिया, और उस बर्तन में जिसमें उन्होंने पानी भरा, एक बर्फ का टुकड़ा लिया, एक आइस क्यूब लिया, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया,
डाल दिया। जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, ये एक बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है और इसमें ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा है। उसको इन्होंने क्या किया, इस पानी के अंदर इस बर्तन में डाल दिया। ठीक, अब जो यहाँ पे ये जो हमारा बर्तन है, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये जो बर्तन है वो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें जो आइस का टुकड़ा डाला, बर्फ का टुकड़ा डाला, वो जो आइस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे माइंड, मन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब वो जो बर्तन है वो हमारा ब्रेन है, और उसमें जो बर्फ का टुकड़ा डाला, वो बर्फ का टुकड़ा क्या है, हमारा माइंड है। जब उन्होंने एक बर्तन में पानी लेके बर्फ का टुकड़ा डाला, तो उन्होंने ये देखा कि बर्फ का जो टुकड़ा है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो पानी के अंदर क्या हो गया, चला गया। मैक्सिमम पार्ट पानी के अंदर डूब गया, और कुछ ही पार्ट है जो सरफेस पे तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो विजुअल है, वो कुछ ही पार्ट है। उन्होंने कहा ये जो पार्ट जो विजुअल है, जो दिखाई दे रहा है, उसको उन्होंने क्या किया, मान लिया ऐसा कि जो दिखाई दे रहा है वो बहुत थोड़ा सा पार्ट है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो दिख रहा है वो 10% है, मान लेते हैं, और जो अंदर डूब गया है वो क्या है, 90% है। मतलब मेजर पार्ट बर्फ का क्या हो गया, डूब गया, और जो दिख रहा है वो क्या है, 10% है, बहुत ही माइनर सा पार्ट है। और उन्होंने कहा कि ये जो 10% भाग दिखाई दे रहा है बर्फ का, उन्होंने इसे कॉन्शियस माइंड कहा। उन्होंने कहा ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड है। इसके द्वारा जो है हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होती है, जैसा कि अभी हमने पहले भी जाना। जैसे यहाँ पे है थिंकिंग है, परसेप्शन है, इमेजिनेशन है, रीजनिंग है, तर्क करना, जानना, समझना, इंटेलिजेंसी, ये सारा जो मेंटल प्रोसेस है ये किसके द्वारा होता है, कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है, जो कि कहाँ है, हमारी पानी की सतह से ऊपर है और विजुअल है। और ये टोटल हमारे जो बर्फ है उसका कितना परसेंट पार्ट है, मात्र 10% ही पार्ट है। ये क्या है, कॉन्शियस माइंड है। अब फिर उन्होंने कहा कि पानी के ऊपर जो बर्फ को दिख रहा था पार्ट, उसको तो उन्होंने कॉन्शियस माइंड कह दिया, लेकिन पानी के सतह के नीचे जो दिख रहा है उसको उन्होंने 90% बोला कि ये 90% पार्ट है जो पानी के क्या है, नीचे है। उन्होंने इस 90% पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है सब कॉन्शियस माइंड और दूसरा क्या है, अनकॉन्शियस माइंड। पानी के सतह के, पानी के सरफेस के जस्ट बिलो में जो भी एरिया प्रेजेंट है, जो भी बर्फ का टुकड़ा प्रेजेंट है, उसको उन्होंने सब कॉन्शियस माइंड कहा। और उन्होंने ये कहा कि इस माइंड के में जो होता है, हमारी भूली हुई यादें जो होती है वो स्टोर होती है, स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। और इस यादों की ये खास बात है कि जब हम इन्हें कॉन्शियस माइंड में लाना चाहें, जब हम अपने माइंड पे जोर देके से याद करना चाहें, तो ये यादें जो होती है हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। तो सब कॉन्शियस माइंड में क्या क्या रहता है, कुछ मेमोरी रहती है और कुछ नॉलेज रहते हैं, जो कि स्टोर फॉर्म में, एक कलेक्शन के फॉर्म में यादों का संग्रह जो होता है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। अब फिर आगे चलते हैं। अब उन्होंने कहा, अब वो किसकी बात कर रहे हैं, उस बर्फ का उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा पानी में गहरा डूबा हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा ये 90% पार्ट होता है जो बहुत ही गहराई में पानी के डूबा हुआ होता है। इसे ही उन्होंने कहा अनकॉन्शियसनेस माइंड या अचेतन मन कहा। ठीक, उन्होंने ये कहा कि ये जो अचेतन मन है, ये जो बर्फ का सबसे गहराई वाला पार्ट है जो पानी में डूबा है, इसमें जो होता है एक इंसान की जीवन भर की जितनी भी सप्रेस डिजायर होते हैं, मोटिव होते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, इसमें स्टोर रह जाती है। और इसमें जो भी चीजें स्टोर है उसको हम डायरेक्टली या तुरंत हम कॉन्शियस माइंड में नहीं ला सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है अनकॉन्शियस माइंड से चीजों को कॉन्शियस माइंड में लाना। तो इसमें किस किस टाइप की चीजें स्टोर रहती है, तो यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं। फियर, अगर किसी के साथ कोई फियरफुल इवेंट हो गया हो तो वो फिर क्या कहेगा, इसको भूलना चाहेगा, और इसको भूलना चाहेगा तो वो फिर क्या कहेगा, इसको दोबारा कभी भी याद नहीं करना चाहेगा, और वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके हमारा स्टोर हो जाएगा। कोई शेमफुल सिचुएशन, अगर किसी के साथ कोई शर्मनाक घटना हो गई हो तो वो भी क्या कहेगा, वो इंसान याद नहीं करना चाहेगा, वो भी अचेतन मन में चला जाता है। अनएक्सपेक्टेड सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल मोटिव, अगर किसी का कोई अनएक्सपेक्टेड सेक्सुअल डिजायर या मोटिव है जो समाज द्वारा क्या किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वो भी क्या होता है, सप्रेस होके फिर वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कोई वायलेंस बिहेवियर, अगर कोई व्यक्ति का कोई हिंसात्मक बिहेवियर है, वो थोड़ी किसी को दिखाना चाहेगा, वो अगर वो परफॉर्म कर भी लिया है तो वो उसको क्या करना चाहेगा, सप्रेस करना चाहेगा। तो ऐसी चीजें कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। यही है हमारे आइसबर्ग का थ्योरी। ठीक है, इसे समझ गए।